बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन देख रहे हैं मेरा घर मेरी जन्नत। मैं हूँ अयाज असलम और इमरान हसन ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान वेलकम। थैंक यू वेरी मच अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, ट्रांसमिशन का सिलसिला चूंकि जारी है एज वी टोल्ड, और इसके सिलसिले में हम कोशिश कर रहे हैं कि एज यूजुअल आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाते रहें और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आपको थोड़ा सा तनबीह भी करते रहें कि किस तरीके से आपने कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखना है, और उसके साथ साथ मुख्तलिफ तबका फिक्र के लोग हमारे साथ आते रहें और उनसे भी हमारी बात होती रहे। जी हाँ बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके साथ साथ हम अपडेट भी कर रहे हैं इमरान, जिस तरह आप लोगों को एजुकेट भी कर रहे हैं अपने इस रोजाना के ट्रांसमिशन के हवाले से। तो अभी तक जो हम देख रहे हैं मरीजों की जो तादाद है पाकिस्तान में वो लगभग 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। 7,993 अफराद ऐसे हैं जो कि इस वक्त मुसद्दिका केसेज हैं इमरान पाकिस्तान के अंदर, और अमवात की तादाद जो है वो भी 159 हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि जो एक ये भी बताएं ना, तकरीबन 2,000 लोग रिकवर भी हुए तकरीबन। बिल्कुल 1868 अफराद जो हैं वो सेहत याब भी हुए हैं। तो इसी तमाम सूरत हाल पे बात कर लेते हैं हम। डॉक्टर नशीन हामिद साहब हमें ज्वाइन कर रही हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए हेल्थ के लिए उनके। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि अगर ये बता पाएं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है ओवरऑल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेस्ट की कैपेसिटी जो पाकिस्तान के अंदर है उसमें इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन जी गवर्नमेंट की तो पहले दिन से कोशिश थी, क्योंकि ये अशद जरूरत था कि टेस्टिंग की कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जाए। जिस दिन ये कोरोना वायरस का इशू स्टार्ट हुआ था तो पाकिस्तान में उस वक्त 3 लैब थी, एक इस्लामाबाद, एक कराची और एक लाहौर। तो अब तकरीबन 34 लैब जो हैं वो फुल्ली फंक्शनल हैं, और इस तरह और अब ये छोटे शहरों तक इन लैब्स का दायरा कार जो बढ़ाया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला अप्रैल के एंड तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि 20,000 टेस्ट पर डे के ऊपर हम ये हमारा हदफ है, और इंशाल्लाह ताला इसकी लिए सारी तैयारियां मुकम्मल है। किट्स हमारे पास मौजूद हैं, 1 लाख किट्स जो हैं वो इस वक्त हमारी पोजीशन में है, और एंड ऑफ अप्रैल तक ये 6 लाख किट्स जो हैं जो आ जाएंगी, जिससे हम अगर 20,000 टेस्ट रोज भी करेंगे तो वो तकरीबन 1 महीने का स्टॉक जो है वो हमारे पास मौजूद होगा। अच्छा, दैट्स ग्रेट। डॉक्टर्स के इक्विपमेंट के हवाले से, जो पैरामेडिक्स हैं उनके हवाले से जो चैलेंजिंग सिचुएशन थी, निकल गए उससे हम? हमारे पास सामान जी वो उससे देखिए इनिशियली बिल्कुल इसमें प्रॉब्लम्स आई थी कि हमारे पास इनफ प्रोटेक्टिव गियर नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी। मगर अब चूंकि बाहर से आने के साथ साथ लोकल मैन्युफैक्चर जो है उसके ऊपर भी फोकस किया गया है। हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को और लोकल कुछ कंपनीज के साथ बात हुई थी और गवर्नमेंट उसके साथ भी किया है। तो अब लोकल मैन्युफैक्चर के साथ और बाहर से जो आ रही हैं, तो अब ये दोनों एंड्स के ऊपर अब हमारा उसकी कमी जो है वो पूरी हो चुकी हुई है। और अब एनडीए में जो है वो तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि इस वक्त कोरोना वायरस को ट्रीट कर रहे हैं, जिनके पास वेंटिलेटर्स हैं, जिनकी कैपेसिटी है, तो उनको डायरेक्ट डिस्पैच की जा रही है ये प्रोटेक्टिव। तो कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि हम खुद भी मैम वेंटिलेटर्स की तैयारी के ऊपर काम कर रहे थे नस्ट के अंदर, और फवाद चौधरी साहब की कुछ स्टेटमेंट्स आई थी, फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, कब तक हम ये कर पाएंगे, क्या ये अंडर कंसिडरेशन है? जी इस वक्त जी वो ट्रायल फेज में है। ओके। और वो उनके ऊपर ट्रायल्स हो रहे हैं कि जाहिर है ये एक लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है और डायरेक्टली इंसान की जिंदगी इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो ये फौरी तौर पे तो नहीं एकदम से इसको हम बनाकर ला सकते मार्केट में। इसको पहले इसके ऊपर ट्रायल्स चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला मैं समझती हूँ कि 1 आध हफ्ते में वो ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगी और फिर हम इनको जो है प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि डिसइंफेक्शन गेट्स के हवाले से कोई कॉन्सेप्ट जो है उसमें हम मिली जुली बातें सुन रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि जो डिसइंफेक्शन गेट हैं, ये जब आप मुख्तलिफ इदारों के बाहर नस्ब हैं तो इसकी वजह से जो लोग इससे गुजर के जाते हैं तो कोरोना का खतरा जो है कम हो जाता है। जबकि कुछ डॉक्टर्स का ये कहना है कि इसकी वजह से दीगर एलर्जीज जो है वो पेशेंट्स को हो रही हैं, इंसानों को हो रही है। तो इस पे किस बात पे जो है एतबार किया जाए आपके ख्याल में? क्या ये डिसइंफेक्शन गेट जो है ये आप ठीक है नस्ब होने चाहिए, इसके बाद हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो इससे गुजर के आया है उसमें कोरोना का खतरा कम हो गया है? नहीं जी, ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। कोरोना तो उससे नहीं कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि जाहिर है कोरोना की स्प्रेड का जो तरीका है वो तो आपको भी पता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होती है। वो उस कोरोना की गेट से गुजर कर भी जाए और अगर उसका कांटेक्ट किसी इंसान से हो जाता है जो कोरोना का पेशेंट है, या वो उसकी वो ब्रीदिंग या वो स्नीजिंग या कफ की रेंज में आ जाता है, ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है कि जाहिर है हमारे साथ और बहुत सारे जर्म्स होते हैं। तो ये जब हम इसमें से गुजरते हैं, या अगर हमारे कपड़ों के ऊपर कोई वायरस होगा या कोई हमारे साथ होगा, उस चीज को हम लोग डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। मगर ये कोरोना को कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक हम सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको प्रैक्टिस देंगे, और जो हाथ धोने का प्रोसीजर और जो दूसरी
एहतियाती तदाबीर है। ये तो सिर्फ एक टेम्पररी है कि आप उसमें से गुजर के अगर आपके कपड़ों पे कहीं कोई वायरस है या कोई और जर्म है तो उसको खत्म किया जाए। अच्छा, एक ये जो एक पार्शियल नरमी है लॉकडाउन के अंदर, हम इसे कहें कि जिसके तहत कुछ इंडस्ट्रीज को खोला गया है, कुछ बिजनेसेस को खोला गया है, तो इसमें कल भी हम डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली ये सवाल तो रिलेटेड है बिजनेस कम्युनिटी से कि जो प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए, लेकिन ओबियसली चूंकि हेल्थ इज योर सब्जेक्ट, तो इसमें क्या आपकी कोई कोऑर्डिनेशन हुई है जो मुतल्लिका बॉडीज हैं, खासतौर पर ताजरान की, कि किस तरीके से पॉसिबल बनाया जाए जो बेस्ट पॉसिबल मेजर्स हैं अपने आप को सिक्योर करने के लिए या फिर सफाई को यकीनी बनाने के लिए, उसमें कोई कोऑर्डिनेशन हुई है कि उनके लिए लाजमी करार दिया जाए? देयर आर सर्टेन एसओपीज। जी देखिए, इसके लिए जो है सबसे पहले तो जैसे कि आपको पता है कि जो लो रिस्क इंडस्ट्रीज हैं, जिसके बारे में हमें इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स उसके मुताबिक जिन इंडस्ट्रीज को लो रिस्क डिक्लेयर किया गया है उनको इजाजत मिली है। उसके बाद इन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से एसओपीज जो है वो इशू किए गए हैं कि अगर उन्होंने अपनी लेबर को बुलाना है और उनसे काम करवाना है तो वो कौन सी एहतियाती तदाबीर है और वो कौन से प्रोसीजर है जिसको उन्होंने फॉलो करना है, कितनी तादाद में लोग आएंगे, वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इन लोगों के साथ जो इन इंडस्ट्रीज के मालिक हैं या ये जो बिजनेसेस जो ये कर रहे हैं उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में है। उनको ये एसओपीज जारी भी की गई हैं और उसके साथ मीटिंग्स करके उनको इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से डिफाइन भी किया गया है। ये तमाम चीजें जो हैं आपने फॉलो करनी है, किस तरह अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है और सेफ डिस्टेंस क्या है, और उसके अलावा जो बाकी तदाबीर जो हम सब अब जानते हैं कि जो हमें और वो सारी चीजें। जी डॉक्टर साहब, आई होप यू रिमेंबर कि हमने पिछले ट्रांसमिशन में आपसे गुफ्तगू की थी कि WHO के मुताबिक ये जो अफराद इससे जाम बहक हो रहे हैं उनके जनाजे के हवाले से ही हमने अपनी इसी ट्रांसमिशन में आपसे डिस्कशन की थी। आपने कहा था कि इसके हवाले से सोचा जा रहा है मजीद, क्या इस पर कोई एसओपी बनी है कि जो अफराद जो है वो जाम बहक हो जाते हैं उनके जनाजे को लेकर, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि शायद मैयत से इन्फेक्ट हो सकते हैं वो लोग जो कि उसकी मैयत को लेके जा रहे हैं, उसको नहला रहे हैं या दफना रहे हैं, बट अब WHO की वेबसाइट पर भी इसके हवाले से वाज़ेह हिदायत मौजूद हैं। तो क्या पाकिस्तान में इसको लेकर कोई एसओपी जारी की गई है कि अगर कोई बंदा इस वायरस की वजह से जाम बहक हो रहा है तो उसको दफनाने के लिए, उसको नहलाने के लिए, कफनाने के लिए क्या पॉलिसी होगी, कहाँ कैसे उसे ले जाया जाएगा कब्रिस्तान तक? जी वो बिल्कुल इसके जो रेगुलर प्रिकॉशंस हैं वो तो हमने लेने, मगर एक्चुअल इशू ये है कि जनाजे पे जो रश होता है और जो लोगों का मजमा होता है उसको अवॉइड करना है हमने। डेड बॉडी से तो हमें कोई खतरा नहीं है, वो तो जैसा कि WHO ने भी बता दिया है, और वंस अ पर्सन इज डेड ना वो स्नीज कर सकता है ना वो कफ कर सकता है, तो वो इन्फेक्टिव उस तरीके से वो बॉडी नहीं होती है। मगर जो मजमा इकट्ठा होता है जनाजों पे तो वो हम लोगों को अवॉइड करना है। और जिस तरह हम बाहर के ममालिक में भी देख रहे हैं कि जो नमाज जनाजा भी हो रही है या दूसरी चीजें, तो वो डिस्टेंस पे खड़े होकर और खुले मैदान में खुली जगह के ऊपर हो रही है, तो उन प्रोटोकॉल्स के तहत तो ये जनाजा अलाउड है, मगर लोगों की गैदरिंग हमने अवॉइड कर। तो साहब ये भी बताइए कि पिछले 2-4 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए थे रिगार्डिंग डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स जो कि इन्फेक्ट हो रहे थे और उस इन्फेक्शन यानी कि पॉजिटिव रिपोर्ट हो रहे थे कोविड-19 को लेकर। तो इसके लिए तो ये कि नंबर्स क्या आपके पास अगर हैं तो बता दीजिएगा, और इसके साथ साथ ये भी बता दीजिए कि क्या अब वो रेशो कुछ कम हुआ है, क्योंकि मुल्तान में एकदम से हमने देखा इतने ज्यादा केसेस आ गए थे, लाहौर में आ गए थे, तो इस हवाले से क्या अपडेट कर पाएंगे? देखिए जाहिर है जो इस वक्त सामने केसेस आ रहे हैं वो कुछ अर्सा पहले इन्फेक्ट हुए हैं, उस वक्त थोड़ा प्रोटेक्टिव गेयर का और थोड़ी चीजों के इशू थे। अब मैं समझती हूँ कि वो रिजॉल्व हो गए हैं। डेफिनेटली पैरामेडिक नर्सेज जो हैं वो इन्फेक्ट हुई हैं, मगर अब इंशाल्लाह ताला जो प्रोटेक्टिव गियर और एक सिस्टम भी बन जाते हैं ना, तो अब मैं समझती हूँ कि अब डॉक्टर्स खुद भी ज्यादा प्रिकॉशंस ले रहे हैं। और ये कोरोना वायरस के जो अनडिटेक्टेड पेशेंट थे जो दूसरे चीजों के लिए आ रहे थे वो जो हॉस्पिटल्स में उनसे भी इन्फेक्शन जो है। तो ये डॉक्टर साहब आपको मेनली ये भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डॉक्टर्स ने शायद थोड़ा सा बेहतियाती की जिसकी वजह से ये हुआ? बिकॉज लास्टली जब हमारी बात हुई थी 2-4 एक्सपर्ट से तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने थोड़ा सा इसको शायद उस तरीके से एहतियात नहीं की। अगर बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रही थी कि वो डॉक्टर्स अगर उनको भी एहतियात जो है इस वक्त हर पेशेंट जो आ रहा है चाहे वो कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए नहीं आ रहा, उसको भी डॉक्टर्स ने इसी तरह ट्रीट करना है उन्हीं एहतियाती तदाबीर के साथ। मगर वो देखा ये जा रहा है कि जो दूसरे प्रॉब्लम के लिए आ रहे थे उनको डॉक्टर्स जो है वो इतना सीरियसली उस तरह से जो है वो प्रोटेक्टिव गेयर का इस्तेमाल उस तरह नहीं कर रहे थे। अच्छा, चूंकि आपने खुद ही जिक्र कर दिया तो बाकी जो ओपीडीज वगैरह हैं, इमरजेंसीज हैं, उसमें कोई चैलेंजिंग सिचुएशन है हमारे हॉस्पिटल्स को लेकर? फेडरल गवर्नमेंट उसको कैसे देख रही है?
देखिए, एक तो ओपीडीज जो हैं वो टेम्परेली पहले तो बंद की गई थी, क्योंकि वो आपको पता है कि ओपीडीज में कितनी ज्यादा क्राउडिंग होती है, और वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक जो हमारे कोरोना के पेशेंट्स होते हैं जिनमें सिम्टम जो है वो नहीं मौजूद होता, मगर वो इन्फेक्टिव होते हैं कि वो दूसरे को इन्फेक्शन दे सकते हैं, तो उसकी वजह से ओपीडीज जो हैं वो पहले बंद की गई थी। अब ये मरहलावार जो है ये खोली जा रही है, मगर इसके अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग और तादाद और वो जो सैनिटाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल, मास्क के बगैर किसी पेशेंट को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको लिया जाएगा, तो फिर वो एक महदूद तरीके से जो है वो ओपीडीज को फंक्शनल अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ ये भी ऐड कर दीजिएगा कि हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में केसेस की तादाद उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से ये प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि शायद ये तादाद बढ़ सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय इस पे ये है कि शायद पाकिस्तान के अंदर ये जो वायरस है ये उस तरीके से उस हैयत के साथ मौजूद नहीं है जिस तरीके से ये यूरोप में था या ये चीन में था। क्या ऐसा अभी तक ऑब्जर्व हुआ है, कुछ चीज कंक्रीट इस पे सामने आ सकी है कि वाकई ही ऐसा है, या कि हुकूमती जो इकदामात हैं उसकी वजह से ये वायरस अब तक इस तरीके से नहीं फैला जिस तरीके से हम यूरोप में देखते हैं या चाइना में देखते हैं इसे? देखिए, इसके बारे में अभी हतमी ये सब अंदाजे हैं, इसके बारे में कोई कॉन्क्रीट जैसे आप बात करें वो हमारे पास कोई भी कॉन्क्रीट सबूत इस वक्त मौजूद नहीं है कभी, क्योंकि अभी डेटा जो है वो इस हद तक इकट्ठा नहीं हुआ कि हम उसके ऊपर कोई ऑब्जर्वेशन दे सकें। ये अंदाजे हैं, मगर मैं समझती हूँ कि हमें इसके बारे में कोई अभी सॉलिड प्रूफ नहीं है, इसलिए हमें हर सूरत में इसके लिए जो है बिल्कुल डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम सवालात के जवाब दिए। और डू वी हैव टू गो फॉर द ब्रेकिंग जी? नहीं, थोड़ी देर में हम इससे हवाले से करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने जो बात करी थी इमरान, वो बहुत अहम है कि जिस तरीके से अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उसको कुछ भी कहना कब्र अज़ वक्त होगा, लेकिन डिफरेंट एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शायद वायरस की हैयत वो नहीं है जो कि हम इस वक्त यूरोप में देख रहे हैं या हम चाइना में देख रहे हैं। कुछ भी हो सकता है जी, अभी इस मौके पर कुछ भी कहना हम इसलिए नहीं कहना चाहते कि लोग इसको कहीं मिसपर्सीव ना करें कि हम जो बात करें, लेकिन एक बात बहरहाल जो फैक्ट्स बता रहे हैं, कल भी मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोट किया था, उन्होंने कहा था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 25 अप्रैल तक जो हमारे केसेस हैं दे कैन रीच अप टू 50,000, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अब हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये 12 से 15,000 के बीच में ये फिगर रहेगा। लेटर ऑन उन्होंने कहा कि मे बी इसके अंदर इजाफा हो सकता है, लेकिन फिल वक्त हम जो हमारी असेसमेंट्स हैं वो यही बता रही हैं कि ये इसी नंबर के अंदर रहेगा। और उसमें जो बात उन्होंने इंपॉर्टेंट की वो ये है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो हमें अलाउ कर रहे हैं कि हम इस ब्रैकेट के अंदर रहकर लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और बेसिक जो फैसिलिटीज हैं वो दे सकते हैं। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर बेहतियाती शुरू हो जाएगी, जिस तरह मसाजिद अब खुली हैं, अगर आप मसाजिद के अंदर एहतियात नहीं करेंगे, जैसे SOPs है कि वुजू घर से करके जाएं, सुन्नत नमाज घर पे अदा करके जाएं, फर्ज मस्जिद में अदा करें, बाजमात सफ़ों के दरमियान फासला रखें, अगर आप नहीं करेंगे तो बेहतियाती की वजह से तो ही ये यूके के प्राइम मिनिस्टर को भी हुआ, वो भी हाथ में ला रहे थे लोगों से। तो एहतियात इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, वैसे जो इमरान आप बात कर रहे हैं नमाजों के दौरान एहतियात की, ये हम पे वैसे बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि हुकूमत इसके साथ साथ मशरूत इजाजत दी है। हमें समझना यह है कि मशरूत इजाजत दी गई है। अगर ये देखा जाता है कि नमाज के दौरान या नमाजों के इज्तिमात की वजह से ये वायरस फैल रहा है, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, जो SOP सेट की गई हैं आप उस पर अमल नहीं कर रहे हैं, और अब आपकी वजह से वायरस फैल रहा है, तो फिर डेफिनेटली हुकूमत इसको रिव्यू करेगी। और मेरे ख्याल में ये कोई भी शख्स नहीं चाहेगा कि रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर हम अपनी जो इबादत हैं उसको घर बैठ कर करें। जाहिर है वैसे भी रमजान के महीने में हम देखते हैं कि इमरान इबादत का एहतमाम जो है वो मजीद बढ़ जाता है और लोग मसाजिद का रुख करते हैं, लेकिन हम पे बड़ी भारी जिम्मेदारी होगी कि हम SOPs पर अमल करते हुए अपनी जो इबादत है उनको मुकम्मल करें। बिल्कुल, और इसमें हमारी जितने भी मकातबे फिक्र है, कल भी मैंने जिक्र किया मुसलसल, ये बात बहुत जरूरी है। उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी का सबूत अब तक दिया और इस सारे प्रोसेस को लीड किया प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने, जिन्होंने मुसलसल इस मामले के ऊपर नजर भी रखी, एक मुख्तलिफ लोगों के साथ मुशावरत का अमल भी जारी रखा और फिर इस बात को मुमकिन बनाया कि अब तमाम लोग इस बात में मुत्तफिक हुए कि कब तक मसाजिद के अंदर नमाज ना अदा की जाए और अब कब मशरूत तरीके से नमाज की अदायगी का सिलसिला शुरू किया जाए। सो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम चूंकि बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हम कतई तौर पर हमें नहीं भूलना चाहिए, ना हम भूले हैं उन सफेद पोश लोगों को या उन गरीब लोगों को जिनको इस वक्त भी आपकी इमदाद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कुछ बिजनेसेस मशरूत तौर पर खोले गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद बिजनेसेस की ऐसी है जो कि अब भी सफर कर रही है और बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे साहिब हैसियत लोगों की अब भी उनको जरूरत है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इसी हवाले से हमारी जो गुफ्तगू है नाज़रीन उसका सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अभी हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जैनी स्कूल की नशरियात देखिए रोजाना सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक। नशरियात नजर न आने की सूरत में अपने केबल ऑपरेटर से राब्ता करें।
وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے۔ یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں۔ شملہ مرچ۔ شملہ مرچ میں وٹامن سی کی مقدار ترش پھلوں میں پائی جانے والی مقدار سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیٹا کیروٹین حاصل کرنے کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ پالک میں وٹامن سی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ پالک میں موجود فولاد، کیلشیم اور وٹامن اے بھی قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ اس کا استعمال سینے میں پیدا ہونے والی جلن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بروکلی ایک ایسی سبزی ہے جس میں وٹامنز کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے۔ وٹامن سی کے ساتھ ساتھ اس میں وٹامن اے اور فائبر کی بھی بہت زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے۔ कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात की अक्कासी करती दुनिया की सबसे बड़ी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी अब उर्दू डबिंग के साथ सिर्फ PTV पर। पाकिस्तान टेलीविजन मशहूर तुर्क तारीखी ड्रामा सीरियल यकम रमजान से पेश करेगा। अर्तुगरुल गाजी PTV होम पर उर्दू डबिंग के साथ यकम रमजान से रोजाना रात 9:10 पर नशर किया जाएगा। ड्रामे की हर किस्त रोजाना रात 12 बजे और दिन 12 बजे दोबारा पेश की जाएगी। पाकिस्तान टेलीविजन अर्तुगरुल गाजी वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर उर्दू में नशर कर रहा है। तारीख से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक इंतहाई अहम खबर है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात की अक्कासी करती दुनिया की सबसे बड़ी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी अब उर्दू डबिंग के साथ आप देख सकेंगे सिर्फ पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर। पाकिस्तान टेलीविजन मशहूर तुर्क तारीखी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी यकम रमजान से पेश कर रहा है। अर्तुगरुल गाजी PTV होम पर उर्दू डबिंग के साथ यकम रमजान से रोजाना रात 9:10 पर नशर किया जाएगा। इसी का एक क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। तारीख से मोहब्बत रखने वालों के लिए एक इंतहाई अहम खबर। 13वीं सदी में मुसलमानों की आलमी फतूहात की अक्कासी करती दुनिया की सबसे बड़ी तुर्क ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी अब उर्दू डबिंग के साथ आप देख सकेंगे पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर। PTV होम पर उर्दू डबिंग के साथ यकम रमजान से रोजाना रात 9:10 पर यह ड्रामा सीरियल नशर किया जाएगा, जबकि ड्रामे की हर किस्त रोजाना रात 12 बजे और दिन 12 बजे दोबारा पेश की जाएगी। आपको ये भी आगाह करें कि पाकिस्तान टेलीविजन अर्तुगरुल गाजी वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर उर्दू में नशर कर रहा है। ये वजीर आजम इमरान खान के उस विजन की गमादी है जिसमें वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों को तारीख का पता होना चाहिए। मुसलमानों की वो फतूहात, मुसलमानों का वो गोल्डन पीरियड हमारे नौजवानों को पता होना चाहिए जिसमें हमारे मुसलमान आबाओ अजदाद ने मुसलमानों की आलमी फतूहात समेटी थी और पूरी दुनिया पे इस्लाम का बोलबाला किया था। इसी हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने इस खुसूसी सीरीज के हवाले से हिदायत भी जारी की थी और अब इंतजार की घड़ियां
ختم ہونے کو ہے۔ 13ویں صدی میں مسلمانوں کی عالمی فتوحات کی عکاسی کرتی دنیا کی سب سے بڑی ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اب اردو ڈبنگ کے ساتھ آپ پی ٹی وی ہوم پر دیکھ سکیں گے۔ وہ بہت جلد ایک جنگجو بھیجے گا جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند کرے گا۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہے۔ کچھ ہی دنوں میں یعنی یکم رمضان سے آپ ترک ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی خبر یہ ہے کہ اس کو 2 دفعہ آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پر بھی دیکھ سکیں گے۔ پی ٹی وی ہوم پر یکم رمضان سے یہ ڈرامہ سیریل جو ہے وہ نشر کی جا رہی ہے آپ کے لیے، اور آپ اس کی ہر قسط روزانہ رات 12 بجے اور دن 12 بجے دوبارہ اپنی ٹیلی ویژن سکرین پر دیکھ سکیں گے۔ تو یقینی طور پر یہ بہت اچھی خبر ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ تاریخ کو جاننا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف ایک اور اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنے جو نارمل وقت ہے 5:15 بجے کا، اس سے کچھ تاخیر سے آپ کے سامنے یہ رکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال ہے جی کرونا کے حوالے سے، دنیا میں تقریباً 23,32,000 کے قریب کنفرمڈ کیسز ہو چکے ہیں، اور کوئی 1,60,000 کے لگ بھگ اموات بھی ہو چکی ہیں۔ 6 لاکھ ایسے کرونا کے مریض ہیں دنیا میں جو مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اگر ہم اپنی بات کریں تو پاکستان کے حوالے سے اس وقت 7,993 ہمارے کنفرمڈ کیسز ہیں، اور اس میں پچھلے 24 گھنٹے میں 514 اور لوگوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے اب لگ بھگ 98,500 ٹیسٹ کر لیے ہیں پورے ملک میں جب سے یہ وبا کا پھیلاؤ شروع ہوا تھا، اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے 7,847 ٹیسٹ کیے ہیں، جو اب تک کسی بھی دن سب سے زیادہ ہے۔ اس میں یہ بھی واضح کر دوں کہ ہماری آگے جانے والی اسٹریٹجی کا ایک جو بنیادی پہلو ہے وہ ہماری ٹیسٹنگ ہے، کہ ہم کتنے لوگوں کا پاکستان میں ٹیسٹ کر کے یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ یہ وبا کہاں کہاں پھیلی ہے، اگر پھیلی ہے تو 15 مارچ سے لے کے آج تک 17 گنا اضافہ ہم نے اس میں کیا ہے۔ 15 مارچ کو صرف 470 ٹیسٹ ہم کر پا رہے تھے ہر 24 گھنٹے میں، تو یہ میں آپ کی گزارش میں رکھنا چاہتا تھا کہ ہم بتدریج اس میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس مہینے کے آخر تک ہماری کوشش ہے کہ 20,000 ٹیسٹ روز ہم کر پائیں۔ جو پچھلے 24 گھنٹے میں یہ انکریز ہوا ہے ہمارے نمبرز میں، اس میں سب سے زیادہ پنجاب میں 258 کیس اس میں مزید آئے ہیں، اور سندھ میں کوئی 138 کیس، باقی صوبوں میں قدرے کم ہیں۔ تو پنجاب میں اس وقت مشیر قومی سلامتی معید یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں مصدقہ کیسز کی تعداد 7,993 ہو چکی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس میں 514 پیشنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ لوگوں سے ایک دوسرے کو لگ رہی ہے۔ ایک اور اہم جو ہمارا اعداد و شمار ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 159 اموات بدقسمتی سے ہو چکی ہیں اس وبا سے پاکستان میں، اور 16 اموات ان میں سے پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہیں۔ 47 ایسے مریض ہیں کرونا کے جو اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں، مختلف اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز پہ ہیں۔ بدقسمتی سے یہ نمبر جو 159 کا ہے یہ آنے والے دنوں میں بڑھ بھی سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کا جو ریکوری ریٹ ہے، وہ مریض جو مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں تقریباً
5,867 हैं, यानी तकरीबन 23-24% मरीज जिनको ये बीमारी लायक हुई वो जो है मुकम्मल रिकवर हो गए। तो इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं पाकिस्तान में वो लगभग 5,966 केसेस हैं जो अभी भी कोरोना के मर्ज में लायक हैं। पाकिस्तान की अमवात की शरह जो है वो 1.9% है, जबकि बाकी दुनिया का अगर आप पूरा तज्जिया करें तो वो 6.9% है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी ये वबा उस तरह पाकिस्तान में जो है अफेक्ट नहीं कर रही लोगों को, और कम से कम अमवात का जो सिलसिला है वो दुनिया से काफी हद तक कम है। और जो लोग कोरोना की वबा से चल बसे हैं उनमें से 80% का लगभग कोमॉर्बिडिटी थी, यानी वो किसी और बीमारी में भी मुब्तला थे, तो ये मुकम्मल तौर पर सेहतमंद लोग नहीं थे। 80%, सिर्फ 20% ऐसे हैं जिनको और कोई बीमारी लायक नहीं थी। तो ये आदाद शुमार हैं आज के जो मैं आपके सामने रखना चाहता था। अब मैं थोड़ी सी वजाहत आपको ये करना चाहता हूं कि हम आगे किस तरह सोच रहे हैं इस कोरोना से डील करने का। जैसे आपको मालूम है कल वजीर आज़म साहब ने भी आपको तफसील से बताया कि हमारा जो नेशनल कमांड और ऑपरेशनल सेंटर है, रोजाना की बुनियाद पर वहां पे हम बैठ के ये तमाम तज्जिया करते हैं, फैसले करते हैं, सूबों की मुशावरत होती है, तमाम सूबे उसमें शामिल होते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेज था, हमारा फोकस था जो बाहर से ये वबा फैली है उसको रोकना। उसके बाद अब जो अगला स्टेज इसका आया, मैंने आपको जैसे अर्ज की कि 63% जो ट्रांसमिशन है वो अब लोकल है। इसलिए इस वक्त हमारा मैक्सिमम फोकस जो हम रोज इस वक्त कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाना है, और उसके साथ साथ हम खुद आगे बढ़ के टेस्ट करें लोगों का। और अगर हमें ये मालूम हो कि कोई पॉजिटिव केस है तो फिर उनके इर्द गिर्द के जितने लोग हैं, वो जिन लोगों से मिले हैं पिछले हफ्ते में 2 हफ्ते में, उनका भी हम अब पूरा प्रोसेस बना रहे हैं कि आज खुद जाके उनके टेस्ट करें। ये नहीं कि जब वो बीमार हों तो वो आएं और आके अपना टेस्ट कराना चाहें। तो ये टेस्टिंग कैपेसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, इसका मकसद ये है कि हमें मालूम होता जाएगा कि कहां पे इस वबा का फैलाव है, ताकि हम सिर्फ स्मार्ट लॉकडाउन या स्मार्ट रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाएं। ये नहीं कि पूरे मुल्क को बंद कर दिया जाए, सिर्फ जहां पे वबा का फैलाव है वो एरिया बंद करें, उसको हम मैनेज करके ट्रीट करें, लोगों को सेहतयाब करें, और बाकी मुल्क में जो है वो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता वापस अपने मामूल पे आती जाए। और जो तीसरा पहलू है, एक तो बाहर से आने वाले हो गए जो शुरू में था, एक अब हम अपनी टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाएं ताकि यहां पे हम वो एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां मसले हैं। और तीसरा है जो हुकूमत के इकदामात हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, जो हमने अब इंडस्ट्रीज खोली हैं, जो फैक्ट्रीज को इजाजत दी है, उनके मालिकान पे ये अब इस बात का इन्हिसार है कि वो एसओपीज जो हुकूमती गाइडलाइंस हैं उनको मुकम्मल तौर पर फॉलो करें। और सबसे अहम अगर मैं आपको कहूं कि ये मरहला अब हमारा होगा कि जैसे वजीर आज़म साहब ने ये कहा कि हमें बैलेंस करना है भूख और कोरोना को, तो जब हम ये रिस्ट्रिक्शंस अब आहिस्ता आहिस्ता खोल रहे हैं, अभी भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस कायम हैं और रहेंगी, लेकिन जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता ये खोल रहे हैं तो अब ये हमारे पे है, पूरी आवाम पे है और हमारे इंडस्ट्री के मालिकान पे है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइंस और तमाम एहतियाती तदाबीर जो हुकूमत ने बताई हैं उनको फॉलो करें। जब हम उन पे अमल करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता मामला और बेहतर होंगे, वबा का फैलाव रुकेगा और जिंदगी हस्ब मामूल की तरफ आहिस्ता आहिस्ता वापस आएगी। अगर हम इन पे अमल पूरी तरह नहीं करेंगे तो ये खतरा मौजूद रहेगा। तो ये बहुत अहम बात है जो मैं आपकी गुजारिश आपके सामने ये रखना चाहता था। आखिरी बात मैं आपको बता दूं, जो मैं आपको अमूमन अपडेट देता हूं, जो हमारे पाकिस्तानी बाहर फंसे हुए हैं, हमने जमीनी बॉर्डर, तोरखम का बॉर्डर कल से खुल गया है। हफ्ते में 2 दफा 500 के बैचेस में हम पाकिस्तानी जो अफगानिस्तान में थे उनको वापस लेंगे। चमन पे तकरीबन 300 लोग अगले हफ्ते से 2 दफा हफ्ते में आ सकेंगे। पूरा करंटीना का इंतजाम मखसूस किया गया है, उनकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद वो अपनी कम्युनिटीज में जाएंगे जब उनके रिजल्ट आएंगे।
اسی طرح جو باہر سے ہمارے جہاز پہ مسافر آنے ہیں ان کا بھی وہی پروسیس ہوگا، 48 گھنٹے کرنٹینا، اس کے بعد ٹیسٹ، اور اس کے بعد نیگیٹو جو ہیں وہ اپنے گھر جا کے اپنے 14 دن کے آئسولیشن پورے کریں گے، اور باقیوں کو جس طرح بھی ان کی ضرورت ہوگی ڈیل کیا جائے گا۔ اس ہفتے میں آپ کو بتا دوں، میں بہت تفصیل سے کل بتا چکا ہوں کہ اب ہم 6000 پیسنجر انشاءاللہ مسافر اس ہفتے پاکستان لائیں گے۔ اس میں جو عمومی طور پہ سب سے زیادہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارا مزدور طبقہ ہے، یا وہ لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں متحدہ عرب امارات میں، کیونکہ وہاں ہزاروں کی تعداد میں ایسے پاکستانی ہیں۔ تو لگ بھگ 16 سے 17 فلائٹس اس ہفتے متحدہ عرب امارات سے PIA کی اور کچھ امارات کی پروازیں وہ ہمارے مسافر واپس لائیں گی، جس میں مزدور طبقہ اور ایسے لوگ جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بحرین میں ہمارے کچھ قیدی رہا ہوئے ہیں، ان کو ہم واپس لائیں گے۔ اور ہم ایک اور کوشش اب یہ کر رہے ہیں کہ کچھ مخصوص پروازیں ہم کسی اور ایئر لائن کو بھی اجازت دے دیں جو دنیا میں جہاں پاکستانی جہاں PIA کی رسائی نہیں ہے، امریکہ ہے، افریقہ کے بہت سے ملک ہیں، ان کو ہم 2 پروازوں کی اجازت شروع میں دے دیں اس ہفتے، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا ٹیسٹ کر کے بڑھاتے رہیں، تاکہ وہ پاکستانی جہاں PIA نہیں پہنچ سکتا وہ بھی اپنی حسب معمول ٹکٹ جس طرح ایک مسافر لیتا ہے لے کے پاکستان واپس آ سکیں۔ اور اس کے علاوہ اس دفعہ UK سے بھی ایک فلائٹ برطانیہ سے ہماری اسکیڈول ہوئی ہے، ملیشیا اور سنگاپور میں کچھ پاکستانی پھنسے ہیں، ان کو ہم نے واپس لانا ہے، اور ایک مخصوص پرواز آسٹریلیا میں بھی جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی آئے گی۔ اور اسی طرح اب ہم باقی ممالک جو رہ گئے ہیں، ترکی میں ہمیں معلوم ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں، قطر میں کچھ ہمارا مزدور طبقہ ہے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور پھر اس طرح آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے 6000 7000 ہر ہفتے لا کے ہم بہت جلد تمام پاکستانیوں کو واپس لے آئیں۔ تو آج کے لیے یہی گزارش تھی، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف میڈیا بریفنگ دے رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ مختلف ممالک میں پھنسے 6000 پاکستانی اسی رواں ہفتے جو ہیں 16 سے 17 فلائٹ کے ذریعے پاکستان پہنچ جائیں گے، جن میں سے بڑی تعداد مڈل ایسٹ سے آنے والے جو مسافر ہیں ان کی ہے، اور اس میں بڑی تعداد مزدوروں کی ہے جن کے ویزے یا تو ایکسپائر ہو چکے تھے یا وہ وہاں پر محنت مزدوری کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ بحرین سے رہا ہونے والے جو قیدی ہیں ان کو بھی پاکستان لایا جائے گا، اور 17 فلائٹ بتایا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے پاکستان آئیں گی، اور پالیسی جو ہے وہ بھی بتائی گئی ہے معید یوسف کی جانب سے، جس میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سے آنے والے تمام جو مسافر ہیں وہ 48 گھنٹے کرنٹینا میں گزاریں گے، اس کے بعد ان کے ٹیسٹ لیے جائیں گے، اور جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئیں گے وہ 14 دن جو ہے وہ رہیں گے کرنٹینا میں، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں گے، جبکہ جن کے ٹیسٹ نیگیٹو آئیں گے انہیں گھروں کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ تھی پاکستان ٹیلی ویژن سے تازہ ترین۔ خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر، آپ اسپیشل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ معید یوسف صاحب کو آپ سن رہے تھے جو کہ قومی سلامتی کے مشیر ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور بڑا تھورلی چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک ہفتے کی ڈیٹ بتائی تھی ہمیں کہ ایک ہفتے کے اندر جو انٹرنیشنل پروازیں ہیں وہ باقاعدہ طور پر آئیں گی ان پاکستانیوں کو لے کر، اور انہوں نے ایک پریورٹی لسٹ بھی بتائی تھی آج اس کے اندر، وہ لوگ جو کہ عمرے کے لیے یا مذہبی فرائض کے لیے گئے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کی جاب چلی گئی ہیں یا پھر ورک ویزا کے اوپر جن لوگوں کو واپس آنا ہے پاکستان کے اندر، اینڈ پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں جو کہ عمومی طور پہ عمومی ویزا کے اوپر وہاں پہ مختلف ممالک کے اندر ہیں، جیسے لوگ سیاحت کے حوالے سے جاتے ہیں یا دیگر کچھ کاموں کے حوالے سے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان مختلف کیٹیگریز کے اندر اس سارے عمل کو لے کر چل رہی ہے، جو کہ بڑی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے اس ساری صورتحال۔ جی ہاں بالکل، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ اکانومی کی بھی ظاہر ہے اس پہ بھی بات کرنا عمران بہت زیادہ ضروری ہے، اور آئی تھنک ڈاکٹر عابد حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر عابد حسن صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ہماری معیشت کو، جس طریقے سے حکومت اقدامات کر رہی ہے، اور اگر ہم اوورآل اس صورتحال کو دیکھتے ہیں تو آپ اسے کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے خیال میں مزید کیا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہماری جو معیشت ہے اس کو سہارا مل سکے؟ دیکھیں بیسک ہے ہیلتھ کرائسس، اور ہیلتھ کرائسس ہیز لیڈ ٹو دی اکنامک کرائسس،
एग्जैक्टली। अगर हम हेल्थ क्राइसिस पे विक्ट्री कर लेते हैं तो इकोनॉमिक क्राइसिस ऑटोमेटिकली जो है वो उसको हम ओवरकम कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, एक इसमें हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट, जी बोलिए। अगर हम लॉकडाउन मतलब प्रीमेच्योरली हटा देते हैं तो ये तो एक्सप्लोड कर सकता है हेल्थ क्राइसिस। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लॉकडाउन पे एक तो अपना जो एहसास प्रोग्राम है उसको डबल करे, और ये मैं तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको डबल करें और लॉकडाउन 1 महीना कंटिन्यू रखे ताकि हेल्थ क्राइसिस को हम जो है कंट्रोल में ले आए। ठीक है। अगर तो हमने लॉकडाउन हटा दिया और ये एहसास प्रोग्राम जो इसको कहते हैं दे दिया तो वी कुड रियली एक मेल्टडाउन हो सकता है ना। हम ये बड़ी रिस्की स्ट्रेटेजी है। You're saying health crisis can be bigger than the economic crisis, लेकिन इसमें एक और चीज बताइएगा कि अब तक जितने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, अब तक जो पॉलिसी हमने अपनाई है, जिस तरीके से हम चले हैं, उससे आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मुतमईन है? ठीक स्टेप्स लिए हमने अभी तक? देखें, स्टेप ठीक है, बट मेरे 2 मेजर इश्यूज हैं। एक तो जो इंटरेस्ट रेट है वो अभी भी बहुत हाई है। अच्छा। मुझे बहुत से इकोनॉमिस्ट जिनको मैं जानता हूँ जो बड़े फिगर में भी हाई है, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट लो सिंगल डिजिट में होना चाहिए सबसे पहले। एक अव्वल तो देखें आजकल को बोरो कर नहीं रहा, तो जीरो भी कर लें तो पता है बोरो करेगा कि नहीं, बट लो सिंगल डिजिट में आए। दूसरा, स्टेट बैंक ने स्कीम अनाउंस की है कि जी हम 5% पे बिजनेसेस को लोन देंगे ताकि वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग ना करें। इस सिचुएशन ये है कि कोई 30 लाख छोटी बिजनेसेस हैं। इस 30 लाख मतलब रिटेल में, सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग में, इस 30 लाख में कोई रफली में भी 2.5-3 लाख लोगों ने लोन लिए हुए हैं, बाकी कोई 27 लाख लोग बिजनेसेस ने लोन नहीं लिए। अच्छे वक्तों में उन्होंने लोन नहीं लिए तो बुरे वक्त में क्यों लोन लेंगी? जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स के ये अपने एम्प्लॉयज को ना फारिग करें। इनको चाहिए लॉजिकल बात ये लोन के आउटराइट ग्रांट दें और एम्प्लॉयज के डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाए। देखिए, जो अच्छे वक्त में बंदा नहीं लोन लेता, अब जब उसकी बिजनेस बंद है उसको पता ही नहीं है कि वो बिजनेस चलेगी नहीं, और वो मतलब ज्यादा वो इज नॉट अ पावरफुल मैग्नेट जो अपने लोन माफ करा सके। वो सोचेगा कि मैं छोटा मोटा लोन ले लूं और बाद में ना दे सकूं तो मैं तो जेल में चला जाऊंगा। ठीक है ना? तो ये पूरा जो लोन प्रोग्राम है ये एक लिहाज से नॉन स्टार्टर है। इनको चाहिए कि ग्रांट दें। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हम इस सिचुएशन पे हैं कि हमारे पास इतना पैसा है कि हम ग्रांट दे भी सकते हैं, और उसके बाद ऑलरेडी 144 अरब रुपया हम लोग जो है वो दे रहे हैं लोगों को एहसास में? कोई ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि अभी आपको डेट रिलीफ मिली है, फिर आपको चाहिए कि जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा आपके डेट का इंटरेस्ट कम होगा, फिर आपको चाहिए कि जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं वो कम करें, फिर आपको चाहिए कि आईपीपी से आपको कुछ रिलीफ लेना पड़ेगा, और करते करते बात यह है जिसका मैंने पहले कहा था। देखें, जो मैक्रो इकोनॉमिक लेट्स से इम्बैलेंसेज हैं वो तो अगर हम हेल्थ क्राइसिस से निकल जाएं तो वो तो ठीक हो जाएंगे। 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, हमें तो उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें पैसे प्रिंट भी करने पड़े, नॉर्मली नहीं करना चाहिए क्योंकि इन्फ्लेशन हो सकती है। जब आपकी इकोनॉमी क्रैश कर गई है तो आप पैसे प्रिंट करेंगे, उस पर इन्फ्लेशन का कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आउट ऑफ नहीं। लेकिन इस मौके पे जब हम पैसे प्रिंट करेंगे और ऑलरेडी हमारी प्रोडक्शन हो नहीं रही है, हमारी ऑलरेडी प्रोडक्शन रुकी हुई है, पैसे अब ज्यादा प्रिंट करेंगे तो ये तो हम इम्पैक्ट इन्फ्लेशन का डबल कर देंगे ना अफराते ज़र का, क्योंकि ऑलरेडी हम जी फूड इन्फ्लेशन ज्यादातर जो लिखते आपने किसी एक पुअर या लो इनकम हाउस होल्ड को मेरा ख्याल है 10,000 देना चाहिए, उसकी ज्यादातर बाइंग तो फूड इन्फ्लेशन की होगी ना, फूड गुड्स होगी ना। जैसे वो घर बैठा हुआ है वो कोई जाके गाड़ियां तो नहीं खरीदेगा जिसकी फैक्ट्रियां बंद है। फूड लेगा मतलब दालें लेगा, चावल लेगा, चीनी लेगा, नमक लेगा, वट एवर इट इज। सो हो सकता है, देखें, 2 चीजें होंगी जब आप पैसे प्रिंट करेंगे या ज्यादा खर्च करेंगे। आपका पब्लिक बढ़ जाएगा, आपका डेफिसिट बढ़ेगा और आपकी हो सकता है इन्फ्लेशन बढ़ेगी। मगर अगर आपका हेल्थ क्राइसिस नहीं सॉल्व होगा बिकॉज आपने प्रीमेच्योरली लॉकडाउन हटा दिया तो वो तो वैसे ही आप बैठ जाएंगे।
ٹھیک ہے. کچھ لوگ اس طرف بھی ریفر کر رہے ہیں کہ پبلک سائڈ انویسٹمنٹ جو ہے یا انفراسٹرکچر بلڈنگ کے اوپر گورنمنٹ کو آنا چاہیے, یعنی کہ پبلک انویسٹڈ پروجیکٹ جو گورنمنٹ جس کے اندر انویسٹ کرے اس کی جانب حکومت کو آنا چاہیے, وہ اکنامک ایکٹیویٹی کو سارٹ آف ایک ٹریگر کر سکتے ہیں سچویشن کے اندر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس مینٹین کر سکیں. اس وقت دیکھیں, میں نے جیسے پہلے کہا تھا, ہیلتھ کرائسس کو اریسٹ کرنا ہے, اس پہ ہمیں وکٹری چاہیے, ٹھیک ہے نا. آپ اگر کسی لو انکم اور پور ہاؤس ہولڈ کو کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں, ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے جتنا آپ پہلے کما رہے تھے, اس سے اگر آپ کی انفلیشن یا ڈیٹ بڑھ جاتا ہے کوئی ایسا عذاب نہیں آ جائے گا. ایک دفعہ ہیلتھ کرائسس اریسٹ ہو گیا, پھر آپ دبا کے پبلک انویسٹمنٹ کریں, پھر آپ دبا کے ایکسپورٹ نہیں. لیکن یہاں پہ آپ کی اجازت, ایک یہاں پہ مسئلہ تو آلریڈی عابد صاحب یہ ہے نا کہ گورنمنٹ تو دیکھیں آلریڈی یہ تو نہیں کہہ رہی کہ وہ ایاز کو پیسے دے گی, عمران کو نہیں دے گی. گورنمنٹ تو دے رہی ہے, لوگ پھر بھی نہیں بیٹھ رہے نا جی. گورنمنٹ کیا کرے جب گورنمنٹ لاک ڈاؤن کی جانب یا کرفیو کی جانب جاتی ہے, اس کی پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں, اس پہ صوبوں کے اعتراضات ہیں, تو میکنزم بھی تو کوئی ہونا سر حکومت کے پاس. میں وہی کہہ رہا ہوں جی. ابھی دیکھیں, میں کوئی اتنا مطلب مجھے بھی اندازہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں سوشل ڈسٹینس کرنا از ناٹ ایزی. بالکل. مگر تو خاص پروگرام جو کیش مطلب دے رہے تھے, مطلب یہ کوئی ایک ڈی سی اے سی ٹائپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یار پہلے دن کیوں لگ جائے گی, کنٹرول کریں. کون سی ایسی بڑی بات ہے جہاں آپ دیکھیں آپ ہر دکان پہ جا کے نہیں کر سکتے سوشل ڈسٹینس. سبزی منڈیوں میں جا کے ایک لمیٹڈ ایریا نا, ٹھیک ہے, لمیٹڈ ایریا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں اپنی تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر عابد حسن صاحب ماہر معاشیات, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ہماری گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا. عمران اور میں آپ کے ساتھ موجود ہیں, لیکن ابھی نیوز بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.